ठीक है। अच्छा, आज हम जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। ओवरव्यू इसका देखेंगे। उसमें देखेंगे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, चलाने वाले कौन है इस मार्केट को। मार्केट के सेशंस के बारे में देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स कौन सी हैं, एक करेंसी पेयर बनता कैसे है, उसकी मेजर माइनर एंड एक्सोटिक पेयर्स कौन से हैं। बेस एंड पोर्ट करेंसीज के बारे में बताऊंगा, पिप्स के बारे में, स्प्रेड के बारे में बताऊंगा। फिर आपको कुछ मैकेनिक्स बताऊंगा कि फॉरेक्स ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं। प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और टाइप्स वगैरह और उसकी बताऊंगा। तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, ये यहाँ पर, और हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। बस आपने ये याद रखना है कि ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, एंड क्लास के बाद जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जिस मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट, ये है क्या चीज। सो बेसिक फॉरेक्स दो अल्फाज से मिलकर बनी है, फॉरेन एंड एक्सचेंज। फॉरेन से मुराद है डिफरेंट करेंसीज और उनके एक्सचेंज रेट्स। दुनिया में हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है, और उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है, वैल्यू है, वो किसी और कंट्री के करेंसी के हिसाब से चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे जो यूएस डॉलर है, उसकी जो प्राइस है वो, लेट्स से, यूके के अंदर उनकी अपनी करेंसी है पाउंड। ये यूएस की करेंसी है, ये यूके की करेंसी है। अब यूके में जो डॉलर का रेट है वो चेंज होता जाएगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। अप साइड डाउन साइड दोनों साइड पे फ्लक्चुएट करता रहता है। हर मिनट चेंज होता रहता है। और ये चेंज किस बेस पे होता है? ये होता है बेसिकली सप्लाई और डिमांड बेसिस के ऊपर। अब सप्लाई और डिमांड मेनली किस वजह से आते हैं, क्यों लोग इसको खरीदते हैं या बेचते हैं? ये बेसिकली सारा का सारा होता है सेंट्रल बैंक्स की वजह से। सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी होती है जिसको मैं आपको बड़ी डिटेल से सिखाऊंगा जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, कि कैसे इनकी पॉलिसी बनती है, कैसे ये फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन ये एक पॉलिसी बनाते हैं, आपने सिंपल जहन में ये रखना है। जिस पॉलिसी के बेस पे जो दुनिया के मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं और उन इन्वेस्टर में बैंक्स भी शामिल हैं, ठीक है? यानी डिफरेंट बैंक्स दुनिया के या डिफरेंट इन्वेस्टर्स, वो इस पॉलिसी को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं डॉलर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, कि डॉलर का लेट से इंटरेस्ट रेट 2% था, और उनके सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया इसको, 6% कर दिया इंटरेस्ट रेट। अब अगर आपका पैसा डॉलर के फॉर्म में पड़ा है, आपके पास यूएस डॉलर पड़े हैं, तो आपको साल का 6% प्रॉफिट फिक्स मिलना ही मिलना है। ये है उसका इंटरेस्ट रेट जो कि बढ़ा दिया। अब दुनिया जहान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, कि डॉलर को देखेंगे कि यार इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो 6% मुझे फिक्स प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो मेरे पास जो घर में पड़ा हुआ लेट से गोल्ड है, या मेरे पास घर में पड़े हुए जो पाउंड है, मेरे पास जो अपने पास पड़े हुए यूरो पड़े हैं, इनको मैं बेचता हूँ, और इसके बदले में मैं खरीद लेता हूँ डॉलर। अगर मैं डॉलर सिर्फ खरीद के रख दूंगा तो मुझे साल का 6% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी सेंट्रल बैंक की इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, कि जो इन्वेस्टर्स हैं पूरी दुनिया में मौजूद, वो उन्होंने क्या किया कि डॉलर को खरीदना शुरू कर दिया। अपनी गोल्ड को, जीबीपी को, यूरो को, ये बाकी चीजों को बेच के वो डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो डॉलर की कीमतें क्या हो गई, बढ़ना शुरू कर दी। यानी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी ने क्या किया, डिमांड बढ़ा दी डॉलर की। तो यूके में जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने पाउंड्स को बेचेंगे और उससे डॉलर को खरीदेंगे, तो डॉलर का रेट ऊपर जाएगा। तो उस कंट्री के अंदर क्या होगा, यूके के अंदर मौजूद डॉलर का जो रेट है वो राइज करने शुरू कर देगा, अप साइड पे जाएगा। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है
टू टेल यू कि किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है हमारे पास, उसकी पॉलिसी डिसाइड करती है कि सप्लाई और डिमांड कैसे चेंज होगी। और सप्लाई और डिमांड की बेस के ऊपर इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालेंगे या निकालेंगे किसी करेंसी में। और उसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा कि एक करेंसी का रेट ऊपर या नीचे होगा। अब ये जो काम होता है, ये हर मिनट में हो रहा होता है, रेट्स ऊपर और नीचे जा ही जा रहे हैं। तो इन रेट्स के ऊपर और नीचे जाने से फायदा भी उठाया जा सकता है। अब फायदा कैसे उठाया जा सकता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आप यूके में रहते हैं, ठीक है, और आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है जी। आपके पास 10,000 GBP थे। आपने इसको कहा कि मैं कन्वर्ट करवाऊंगा इसको डॉलर्स में, और मैं यूएस चले जाऊंगा एक महीने के लिए अपने ट्रिप के लिए। तो आपने 10,000 लेट से पाउंड को जब कन्वर्ट किया तो आपको 11,000 लेट से डॉलर मिले, यूएस डॉलर्स आपको मिलते हैं, जस्ट एज एग्जाम्पल कह रहा हूँ। अब आप चले जाते हैं यूएस में अपने ट्रिप के लिए। अब यूएस में जाके आपको एक आपका फ्रेंड कोई मिल जाता है, वो कहता है कि यार आप पहली दफा आए हो हमारे पास, तो आपका जो खर्चा है ट्रिप का वो मेरे जिम्मे है, आप मेरे घर में रहोगे, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती है, तो आप अपने पैसे ना खर्च करो, आई मेक श्योर कि मैं आपका ट्रिप अच्छे से गुजरवा दूं। तो आप कहते हैं ठीक है, वेल एंड गुड। अब आपके पास 11,000 डॉलर वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, आपने एक महीना गुजारा और वापस मूव बैक टू योर कंट्री यूके में। अब इस एक महीने के अंदर क्या हुआ कि लेट से सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दी। उससे क्या हुआ, लोगों ने डॉलर को खरीदना शुरू कर दिया, और डॉलर के रेट से पाउंड के मुकाबले में बढ़ना शुरू हो गए। डॉलर स्ट्रांग हो गया, डॉलर के रेट्स बढ़ गए, अप साइड पे चले गए, और पाउंड वीक हो गया, पाउंड के रेट ड्रॉप कर गए। अब जब वापस आए एक महीने बाद, आपने आपके पास जो 11,000 डॉलर थे, आप वापस एक्सचेंजर के पास गए हैं बैंक में अपने, और आपने कहा कि ये मैं बेचना चाहता हूँ वापस से, ताकि मैं अपनी करेंसी वापस लूँ और यहाँ पे यूज करूँ। तो आप जब 11,000 डॉलर दिया तो उन्होंने आपको बकाया अब की बार लेट से 10,500 पाउंड दे दिए। क्योंकि इन इस दौरान, इस महीने के दौरान जब आपके पास 11,000 डॉलर पड़े थे, उनका रेट बढ़ गया, वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जब आपने वापस से कन्वर्ट करवाया उनको, तो आपको 500 पाउंड का मुनाफा हो गया, बैठे बैठे 500 GBP का प्रॉफिट हो गया। तो आपने सोचा कि यार ये तो मुझे फ्री का मुनाफा हुआ है, मैंने किया क्या, सिर्फ एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। उस कन्वर्ट करने से, और मैंने राइट टाइम पे एट राइट स्पॉट पे मैंने इसको सही डिसीजन सिर्फ ये लिया कि किस करेंसी को इसमें कन्वर्ट कर लूं, तो बाय द एंड ऑफ मंथ मुझे फ्री में मुनाफा मिल गया, मेरे पैसे भी मेरे पास वापस, कोई काम भी नहीं करना पड़ा, बस कन्वर्ट किया है। तो इसको आप प्रोफेशनल तरीके से भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, कि अगर आपको पता लग जाए किसी तरह से कि एक करेंसी की वैल्यू अपसाइड पे जाने वाली है, तो आप उसको बाय कर लें, या आप अपने पास जो दूसरी करेंसी पड़ी है उसको बेच के उसको कन्वर्ट कर लें उस करेंसी में जिसको आपको, लेट से आपको लगता है यूरो की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपके पास पड़े हुए जो डॉलर हैं आप उनको बेचें और उसके बदले में यूरो खरीद लें। जब यूरो ऊपर जाए तो वापिस से इसको यूरो को बेच के डॉलर खरीद लें, और आपको मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस बन गया। और ये इतना प्रॉमिसिंग बिजनेस बन गया करेंसीज की कन्वर्जन का, कि आज की डेट में ये दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट बन के रह चुका है। डेली 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है इस मार्केट में। 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर, इट्स अ ह्यूज नंबर। जो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट है उसका ऑलमोस्ट, उसमें 4 ट्रिलियन डॉलर है, लेस देन 4 ट्रिलियन डॉलर। पूरी की पूरी क्रिप्टो, हर कॉइन को मिला लो। जो स्टॉक मार्केट्स है उसका, उनके जो मार्केट कैप है, वो कुछ स्टॉक्स का ही है जिनका ट्रिलियन डॉलर में है। बाकी किसी का फाइव, बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनी है, 500 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से मार्केट कैप है।
दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला, इन कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो ये उन तमाम से बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन चुका है। करेंसीज को सिर्फ कन्वर्ट करना, एक्सचेंज करना। दुनिया की जो सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उनके, जिसे हम कहते हैं ब्लैक रॉक, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ब्लैक रॉक। इनके पास जो टोटल मार्केट कैप है वो 10 ट्रिलियन है। टोटल पैसा जो इनके पास जो इन्वेस्ट करते हैं, अराउंड 10 ट्रिलियन। लेकिन इस मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट में, डेली का 7 से 10 ट्रिलियन आता है। तो आप लगा लें कि एक महीने का ये $30 ट्रिलियन बनता है। इट्स अ ह्यूज नंबर। और इस मार्केट में से अगर आप इसका 0.0001% भी कमा लें इस पूरे पैसे का, तो वो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी बन जाता है, जो कि आप किसी भी प्रोफेशन में नहीं कमा सकते। सो ये मार्केट, ये करेंसीज का एक्सचेंज करना इतना अट्रैक्टिव हो गया कि दुनिया का हर बैंक, हर इन्वेस्टर आज इस मार्केट के साथ वाबस्ता है, फॉरेक्स मार्केट के साथ। लार्जेस्ट मार्केट बन के रह चुकी है। डेली अराउंड 10 ट्रिलियन, और अब आजकल तो इससे भी ज्यादा हो चुका है। तो 10 ट्रिलियन डाल, ये इसमें अभी हमने गोल्ड का नहीं डाला, इसमें अभी हमने ऑयल का पैसा नहीं डाला जो ऑयल में आता है, इसमें अभी हमने गैस का नहीं डाला, इसमें अभी हमने बाकी मेटल्स का पैसा नहीं डाला, वो अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ करेंसीज की बात हम कर रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट है। और इसका बेनिफिट ये है कि ये 5 डेज अ वीक एंड 24 आवर्स मार्केट है। 5 डेज अ वीक एंड 24 आवर्स मार्केट। सो इसका मतलब है कि आप मंडे टू फ्राइडे इसको किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइम। फॉरेक्स मार्केट के अगेंस्ट अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो उसके फिक्स आवर होते हैं। लेट्स से वो 8:30 बजे खुलेगी और 5:30 बजे बंद हो जाएगी, बस। या 9 बजे खुलेगी तो 5 बजे बंद हो जाएगी। इसी घंटों में आपने काम करना है। अगर आपकी कोई और बिजनेस है, कोई और काम कर रहे हैं, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये 24 घंटे चालू रहेगा, हफ्ता इतवार बंद है। सो इट्स लार्जेस्ट मार्केट, और ये हाईली लिक्विड मार्केट है। वन ऑफ द बेनिफिट्स जो फॉरेक्स मार्केट के है, ये हाईली लिक्विड मार्केट है। अब हाईली लिक्विड का मतलब ये है कि आपको ये नहीं वेट करना पड़ता कि अगर मैंने कोई चीज खरीदनी है तो वहां पे कोई बेचने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर कोई चीज खरीदनी है तो कोई उसको बेचेगा तो आप खरीद पाएंगे ना उससे। लेकिन ये इतनी लिक्विड मार्केट है कि इसमें हर सेकंड पे कोई ना कोई बंदा खरीद और बेच रहा ही होता है। तो आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि आप ऑर्डर बाय का लगा के बैठे हुए हैं, अब कोई बंदा बेचने के लिए आएगा घंटे बाद तो आप उस वो आपको देगा ट्रेड। ऐसे नहीं होगा। आप ऑन द स्पॉट किसी भी टाइम बाय सेल कर सकते हैं, हाईली लिक्विड मार्केट है। तो आप तेजी तेजी से इस मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं उनसे फायदा उठा सकते हैं। अब इस मार्केट को, हाईली लिक्विड होगी, सबसे बड़ी मार्केट होगी, 24 आवर्स की मार्केट होगी, और ये वो वाली मार्केट है जिसमें दुनिया के तमाम बैंक्स ट्रेड कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से बैंक ट्रेड कर रहे होते हैं असल में, मेन बात कि कौन कौन से लोग हैं जो इस मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास, एक सेकंड, ये, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पहली कैटेगरी। जो इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो होते हैं बैंक्स। अब दो तरह के बैंक ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स, और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले नंबर पर, नंबर वन पर, पहली कैटेगरी जिन जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक बेसिकली हर कंट्री का एक बैंक होता है जो कि उस पूरी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को एक्चुअली में कंट्रोल करता है। वो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक कहलाता है। जैसे यूएस में फेडरल रिजर्व, जैसे यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसे जापान में बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा। ठीक है।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोप का। इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये हर एक कंट्री का एक मेजर सेंट्रल बैंक है, जो कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है उस कंट्री की करेंसी के रेट के ऊपर। वो डिसाइड करता है कि आया कि इस कंट्री की करेंसी अप साइड पे जाने वाली है या डाउन साइड के ऊपर जाने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट होते हैं सेंट्रल बैंक। देखें, 2000 तकरीबन 11-12 के बाद जो बैंक ऑफ जापान है, बीओजे, इसने डिसाइड किया कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को कर रहे हैं नेगेटिव। इन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई। अब इसका मतलब ये है कि आप बैंक ऑफ जापान से जब लोन लेंगे, ठीक है, लेट्स से आपने 5 साल के लिए 5 ईयर लोन लिया इनसे। अब वापसी के ऊपर, जब आपने 5 साल बाद वो लोन पे बैक करना है बैंक ऑफ जापान को, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना। जितने पैसे उधार लिए हैं उतने ही वापस कर सकते हैं। तो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये सेंट्रल बैंक ने एक पॉलिसी बनाई। अब ऑन द अदर हैंड, जो फेडरल रिजर्व था यूएस का, वो क्या कर रहा था? 5% इंटरेस्ट पे कर रहा था। उसका इंटरेस्ट रेट था 5%। यानी अगर आप डॉलर के यूएस के बैंक में पैसे रिखवाते हैं, तो आपको आफ्टर 1 ईयर 5% प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे ही ये पॉलिसी आती है, तो जितने भी दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर हम जापान से लोन लें और उस पैसे को हम डाल दें डॉलर में, तो हमारे पास एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी जनरेट हो सकती है। हम लोन लें, डाल दें डॉलर में, वहां से तो साल बाद हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में 5% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। उस 5% को हम अपनी पॉकेट में डालेंगे, और बकाया जो प्रिंसिपल अमाउंट थी जो हमने इन्वेस्ट की थी, वो हम वापस बैंक ऑफ जापान को रिटर्न कर देंगे। उसमें कौन सा हमें कोई इंटरेस्ट पे करना है? तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि बैंक ऑफ जापान से जेपीवाई लेना शुरू कर दिया। जेपीवाई को बोरो किया, बोरो करके उसको सेल किया, जापानीज येन को सेल करके उसके रिजल्ट में बाय किया डॉलर को, यूएस डॉलर को बाय किया। और उस डॉलर को बाय करके उसको रखवा दिया बैंकों में, और वहां से कमाया 5% इंटरेस्ट। कमाने के बाद ये प्रॉफिट जेब में रखा 5%, और जो बकाया पैसे थे वो जेपीवाई में वापस कन्वर्ट करके सेंट्रल बैंक को वापस कर दिए। तो इससे क्या हुआ? अगर आप अब ट्रेडिंग व्यू पे मैं जाऊं और यूएसडी जेपीवाई का चार्ट एक ओपन करूं, यूएसडी जेपीवाई, और मैं इसको मंथली के टाइम फ्रेम पे जाऊं, यहाँ पे ये मंथली का टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं कि ये 2011-12 के बाद कितने साल हो चुके हैं। अब 2025 का मिड आ गया, यानी तकरीबन 12-13 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। उस टाइम से यूएसडी जेपीवाई ऊपर ही जाता जा रहा है इतने सालों से। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? जेपीवाई को बोरो करते हैं, उसको सेल करते हैं, उसके बदले में डॉलर खरीदते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। सो क्या हुआ कि जेपीवाई नीचे जाता गया और डॉलर ऊपर उसके गेंस जाता गया। यानी अगर आप एट द सेम टाइम JXY यानी जापानीज येन को देखें, तो 2012 के बाद ये जेपीवाई नीचे ही जाता गया, क्योंकि लोग वहां से लेते हैं, उसको बेच देते हैं। जब से ज्यादा लोग बेचते हैं तो कीमतें नीचे गिरती हैं। तो इतने सालों से यूएसडी जेपीवाई सिर्फ सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी की वजह से ये बुलिश ट्रेंड में रहा, अभी तक है। तो आपको अब समझ में आई होगी कि जो सेंट्रल बैंक हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी एक पॉलिसी अगले डेकेड्स के लिए मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देती है। तो सबसे टॉप के ऊपर सेंट्रल बैंक होते हैं, जो कि इस मार्केट को चलाने वाले होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बेसिकली ये
सेंट्रल बैंक के नीचे काम करने वाले प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो कि अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बैंक को कहते हैं जाते हैं कि यार मैंने चाइना से ये चीजें प्रोड्यूस करवाई हैं, अब मैंने चाइनीज जो वहां पे कंपनी है उसको पेमेंट करनी है, तो मेरे पास डॉलर पड़े हैं। लेट्स से मेरे पास $5 मिलियन पड़े हैं, तो इसको आप बेच के इसका जो चाइनीज युआन में कन्वर्ट करके उस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो आपका कमर्शियल बैंक क्या करेगा? जो $5 मिलियन आपने कहा है वो उसको बेचेगा, सेल करेगा, उसके बदले में चाइनीज युआन खरीदेगा, CNH जो चाइनीज करेंसी है उसको बाय करेगा और वो आगे पे कर देगा। ठीक है। सो इस तरह की जो लार्जर कंपनीज होती हैं, जैसे अब टेस्ला है या एप्पल है या ऑल दोज बिग कंपनीज, ये क्या करती हैं? ये अपने बैंक्स के पास जाती हैं और इन्हें कहती है कि हमारे बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन कर दो। तो कमर्शियल बैंक्स अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए लार्जर अमाउंट ऑफ मनी, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं एक एक ट्रांजैक्शन इनकी, जो बाइंग सेलिंग ये करेंसीज की करते हैं डेली। अब देखिए ना कि $1 ट्रिलियन मार्केट है, तो ऑफ कोर्स जो सेंट्रल बैंक के बाद जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वो उनकी एक एक ट्रेड जो लगेंगे वो कोई होगी $500 मिलियन की, कोई $1 बिलियन की, कोई $5 बिलियन की। इस तरह से बड़ी ट्रेड्स होती हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब हमारे पास कमर्शियल बैंक्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनके अंदर सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड देन आ जाते हैं हेज फंड्स। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है कि पैसे को इन्वेस्ट करना, अपने पैसे को और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाना। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं हर कंट्री के अंदर, जो दुनिया के जो अपने जो वहां पे अपने कस्टमर्स हैं, अपने इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उसको आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं। इनकी ट्रांजैक्शन भी ऑफ कोर्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड्स होती हैं डेली। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेज फंड्स। हेज फंड्स का मेनली काम होता है ट्रेडिंग करना, बस। ये ट्रेडिंग करते हैं, ये बाय सेल डेली, ऊपर नीचे मार्केट जैसे जैसे मूव कर रही है इसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी, सोफिस्टिकेटेड किस्म की इनकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनको यूज करते हुए बेसिकली प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं इस मार्केट में। सो जिस तरह से तमाम ट्रेडर्स करते हैं, हेज फंड्स भी वही काम करते हैं, एंड दे यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी। और इनकी स्ट्रेटेजीज को हम आगे चल के जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि हेज फंड्स कैसे काम करते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास कॉरपोरेशंस। थर्ड नंबर पे आ जाती हैं कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस बेसिकली ये कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि इनको इन्होंने अपने पैसे को सिर्फ हैज करना होता है, यानी अपने पैसे को महफूज रखने के लिए करते हैं। यानी अपने ये आधे पैसे से बाय की रेट लगा देते हैं, आधे पैसे से सेल की लगा देते हैं। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना होता, इन्होंने इन्होंने सिर्फ अपने पैसे को महफूज रखना है, हैजिंग करनी होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी है जो मोबाइल फोन्स बनाती है, अब वो दुनिया के हर कंट्री में बेच रही है मोबाइल फोन्स। अब लेट्स से कोई अफ्रीका की किसी कंट्री के अंदर बैठा है कोई बंदा, या कोई नाइजीरिया में बैठा है, या कोई जिम्बाब्वे में बंदा बैठा है, जिम्बाब्वे में कोई बंदा अगर बैठा है, वो मोबाइल खरीदता है तो वो जिम्बाब्वे की करेंसी में पे करेगा। अब आपको पता है अगर जिम्बाब्वे की करेंसी, उन्होंने तो पैसे लिए उनसे, लेट्स से जितने भी पैसे एक मोबाइल फोन के बनते थे, लेकिन अब जब उन्होंने अपने पास वो पैसे रखे और जिम्बाब्वे की करेंसी क्रैश कर जाए, तो वो तो फिर गए ना, उनकी तो वाट लग जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि जो भी पैसा उनके पास आता है उसको हेज कर देते हैं, यानी आधी बाई की ट्रेड लगा देते हैं आधे पैसे की, और आधे पे सेल की लगा देते हैं, ताकि अगर ऊपर भी जाए तो उनको नुकसान ना हो, फायदा भी ना हो।
और नीचे भी उसकी वैल्यू चले जाए तो फायदा या नुकसान ना हो, तो वो हेजिंग करते हैं कॉर्पोरेशन, इनके भी बड़े ऑर्डर आए होते हैं। अब ये जो ग्रुप है जो अभी हमने डिस्कस किया है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स, कॉर्पोरेशन, ये सब शामिल है। ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कि एवं ही बस ट्रेडिंग कर लेते हैं। प्रॉपर इनकी टीम्स होती हैं, हजारों लोगों पे मुश्किल इनकी रिसर्च की टीम्स होती हैं, एनालिस्ट होते हैं इनके, जिनके यूज करते हुए अपने रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए हम इन लोगों को कहते हैं कि दीज आर स्मार्ट पीपल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्मार्ट मनी। ये लोग हैं स्मार्ट मनी, ये है एक्चुअल, जो कि डेली का 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर आ रहा है, वो इन लोगों से आ रहा है। उस पैसे का 95% से ज्यादा पैसा जो डेली मार्केट में आता है, वो इन लोगों से आता है। अब 90% ऑफ स्मार्ट मनी के जो लोग होते हैं, वो ओवरऑल प्रॉफिट बनाते हैं। ये नहीं कि डेली हर स्मार्ट मनी पैसे कमाएगी, नहीं। इवेंचुअली एंड ऑफ द ईयर 90% ऑफ द पीपल इन स्मार्ट मनी वो प्रॉफिट में होंगे। ऑफ कोर्स उनमें से कुछ फायदे में होंगे, डेली कुछ लॉस किया होगा, किसी ने हफ्ता लॉस किया होगा, किसी ने एक महीना लॉस किया होगा, लेकिन ओवरऑल ये लोग पैसे बनाते हैं। ऑन द अदर साइड हमारे पास आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर, दूसरा ग्रुप। ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स, ये क्या करते हैं कि ये बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, बस मार्केट ऊपर जा रही है, कहां तक जाएगी, कौन सा सदा ऊपर जाएगी, सेल कर दो। मार्केट नीचे जा रही है, इसने कौन सा नीचे जाते जाना, बाय कर लो। ये काम करते हैं। ऊपर जाई जा रही, सेल कर जा रहे हैं, नीचे जाती जा रही, बाय करते जा रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं, मतलब ये डम लोग होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डम मनी, इन लोगों को। तो डम मनी जो है, ये 90% ऑफ डम लॉस करते हैं ओवरऑल। ये तो बड़ी एक मशहूर स्टेटिस्टिक्स है कि 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर लूज 90% ऑफ देयर मनी इन द फर्स्ट 90 डेज ऑफ ट्रेडिंग। तो पहले 90 डेज में इन्होंने 90% जो लोग हैं अपने 90% कैपिटल को लॉस कर देते हैं। ये रिटेल ट्रेडर है। हम जो कुछ भी सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, एक एक चीज वो होगी जो ये लोग करते हैं, कि ये कैसे ट्रेड करते हैं, ये कैसे मार्केट को देखते हैं, इनके साथ कैसे बैठना है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनकी डायरेक्शन कैसे देखनी है। हम सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करेंगे। और हर वो चीज जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, वो हम छुट्टी कर देंगे उस चीजों की। तो ये होते हैं जी मेजर पार्टिसिपेंट्स। अब देखें, अब आपको पता है कि बैंक्स ही हैं मेनली जो इस मार्केट को चलाने वाले हैं। तो जिस टाइम जिस कंट्री का बैंक ओपन होता है, हम कहते हैं कि इनका सेशन ओपन हो गया। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप जाएंगे ना, एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से। आप यहाँ पे लिखें forex factory.com। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे ना, बॉटम के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे कुछ सेशन नामी एक चीज नजर आएगी, ये वाली। आप अपना इस यहाँ का, यहाँ पे ऊपर जाके आपने अपना टाइम अपनी कंट्री का सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मैंने इस्लामाबाद का टाइम सेट किया। आप जिस भी कंट्री में वो उसका टाइम सेट करेंगे, तो वो आपके टाइम जोन के लिहाज से आपको बता देगा। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम क्लोजली, तो हमारे पास क्या है कि 2 AM के करीब सिडनी सेशन लिखा हुआ है, जो कि सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे तक चलता है, रात 2 बजे से। अब इसका मतलब है कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन होते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन होंगे, तो ऑफ कोर्स जिस जिस पेयर में एयूडी आ रहा है, वो उतना तेजी से मूव करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन है। अब सुबह के 5 बजे टोक्यो सेशन है, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलता है। टोक्यो सेशन मतलब जैपनीज सेशन। इस टाइम में जो जेपीवाई के पेयर्स हैं, वो तेजी से मूव करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लंदन सेशन। ये 12 बजे स्टार्ट होता है, 12 PM, और ये रात चलता है 9 PM तक, लंदन सेशन में। इसमें ऑफ कोर्स जिस जिस पेयर में जीबीपी आता है, वो पेयर्स ज्यादा स्ट्रांगली
तेजी से मूव करेंगे। फिर आ जाता है एनवाई सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ये 5 बजे ओपन होता है बेसिकली, और ये रात के 2 बजे तक ओपन होता है। ठीक है, 2 बजे ये खत्म होगा, फिर से सिडनी सेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये काम चलता रहेगा। अब जो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन है, यहाँ पे मौजूद जो बैंक्स हैं लंदन में, यानी यूके में और यूएस में मौजूद जो बैंक्स हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है दुनिया में। तो ऑफ कोर्स जब ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, तो ज्यादा मार्केट तेजी से मूव करेगी। तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन वो सेशंस हैं जिसमें मार्केट ज्यादा अग्रेसिवली मूव करती है। और स्पेशली सबसे ज्यादा तेज का मूव करती है जब दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। यानी जब लंदन भी ओपन है एट द सेम टाइम न्यूयॉर्क भी ओपन है, यानी 5 बजे से लेकर जो 9 बजे का टाइम है, ये ज्यादा तेजी का टाइम है। 9 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट स्लो होना शुरू हो जाती है, और फिर ये स्लो रहती है। फिर लंदन सेशन आता है, तेजी आ जाती है, और फिर ये काम चलता रहता है। अब आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करें। कैसे करनी है ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अभी जस्ट टू टेल यू कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन अच्छे सेशन है ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें ट्रेड तेजी से मूव करती है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ओवरऑल। अच्छा, अब जो आपके पास सेशंस हैं फॉरेक्स मार्केट के सेशंस के बाद, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो करेंसी पेयर है ये क्या चीज होती है। करेंसी पेयर बेसिकली, आप दुनिया जहान में जब भी किसी भी चीज की प्राइस बताते हैं ना, तो आप किसी चीज के लिहाज से उसकी कीमत बताते हैं। यानी मैं आपसे पूछूं कि iPhone 16 की क्या प्राइस है, तो आप बताएंगे कि यार $1000 है। यानी आपने आईफोन की कीमत बताई डॉलर्स के लिहाज से। मैं आपको कहता हूं कि यार कोक की क्या प्राइस है, तो आप कहते हैं कि लेट्स से ₹10। यानी आपने एक चीज की कीमत किसी और चीज के रेफरेंस से बताई, क्योंकि अगले बंदे को जब समझाना होता है, तब आप किसी चीज के रेफरेंस के लिहाज से बताते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूं कि डॉलर की क्या प्राइस चल रही है पाकिस्तान में, तो आप कहेंगे कि 200, लेट से ₹80 का एक डॉलर है। यानी आपने डॉलर का रेट बताया पीकेआर के लिहाज से। यानी डॉलर का रेट बताया पीकेआर के लिहाज से, तो आप इसको एक पेयर समझ लो, यूएसडी पीकेआर, जिसमें पहली करेंसी का आपने रेट बताया दूसरी के लिहाज से। यानी जब भी आप एक पेयर बनाते हैं, तो जब कीमत किसी की बतानी होती है, तो हमेशा आप पहले की कीमत बताते हैं दूसरी के लिहाज से। लेट्स से मैं कहता हूं कि डॉलर का रेट क्या है इंडियन रुपीज के लिहाज से, लेट्स से आप कहते हैं ₹50 है एज एग्जाम्पल। तो आप क्या कहेंगे कि यूएसडी आईएनआर का रेट क्या है। यानी आपने क्या बताया कि $1 आपको कितने 50 INR का मिल जाएगा। सो हमेशा एक पेयर जब भी करेंसी का होता है, पहली जो करेंसी होती है ये होती है, उसका रेट हमने बताना है, और किसके लिहाज से बताना है वो सेकंड करेंसी होती है। तो बेसिकली एक पेयर में हमारे पास दो करेंसीज होंगी। पहली करेंसी जिसके रेट की बात हो रही है, दूसरी करेंसी जिसके मुताबिक बात की जा रही है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि यूरो यूएसडी का क्या रेट है, लेट से आप मुझे कहते हैं 1.250 है इसका रेट, 2500 इसका रेट है। तो आप मुझे इसका क्या मतलब बता रहे हैं, आप मुझे 1 यूरो की कीमत बता रहे हैं डॉलर के लिहाज से, कि आपको 1.25 यूरो देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बाय $1। या अगर आप $1 बेचेंगे तो आपको कितने यूरो मिलेंगे, 1.25। तो हमेशा एक पेयर में दो करेंसी होती है। पहली करेंसी को हम, जो मेन करेंसी होती है, इसको हम कहते हैं बेस करेंसी। और दूसरी करेंसी क्या है, जिसके लिहाज से आप बता रहे हैं, जिसके लिहाज से आप कोट कर रहे हैं, इसको आप कहते हैं कोट करेंसी। बेस करेंसी एंड कोट करेंसी। अब बेस और कोट के लिहाज से इनके हम ना पेयर्स बना लेते हैं। जो मेजर पेयर्स है ना, यानी मेन पेयर्स हैं, उनमें आ जाता है करेंसीज में यूरो, पाउंड, न्यूजीलैंड डॉलर, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है जी। ये आपके पास कितनी हो गई, 7 करेंसीज हो गई। अगर आप इन 7 करेंसीज को जोड़ दें डॉलर के लिहाज से, डॉलर के साथ, यानी आप इन 7 करेंसीज का पेयर बना दें डॉलर के लिहाज से, जैसे कि यूरो यूएसडी, आपने यूरो को जोड़ दिया यूएसडी के साथ, तो यूरो यूएसडी। आपने पाउंड को जोड़ दिया जीबीपी यूएसडी। आपने एनजेडी को जोड़ दिया एनजेडी यूएसडी। आपने यूएसडी सीएचएफ को जोड़ दिया साथ, यानी यूएसडी सीएचएफ। उसके बाद आपने यूएसडी जेपी का, यूएसडी कैड, ईयूडी यूएसडी,
यानी इन 7 करेंसीज को जब आपने जोड़ा डॉलर के लिहाज से, तो जो जो पेयर्स बने, इन पेयर्स को हम बेसिकली कहते हैं मेजर पेयर्स। ये जो करेंसीज बनी जिसमें आपने इन 7 करेंसीज को डॉलर के लिहाज से बनाया, इसको हम कहेंगे दीज आर मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स। अगर आप इनको आपस में जोड़ दें डॉलर की बजाय, आपने इन करेंसीज को आपस में जोड़ दिया, यानी यूरो को उठाया, आपने यूरो को बाकी करेंसीज के साथ जोड़ दिया, जैसे यूरो जीबीपी, यूरो को उठाया और पाउंड के साथ जोड़ दिया, या यूरो एनजेडी, यूरो को एनजेडी के साथ जोड़ दिया, या यूरो सीएचआर, या यूरो जेपीवाई, या यूरो कैड, या यूरो ईयूडी। यानी आपने एक करेंसी को उठाया बाकी आपस में जोड़ दिया, या पाउंड को उठा ले, जीबीपी को उठाया जोड़ दिया एनजेडी के, जीबीपी एनजेडी, जीबीपी सीएचआर, जीबीपी जेपीवाई, जेपीवाई, जीबीपी कैड, जीबीपी एयूडी। अब ये जो करेंसीज बन रही है, इनको आपस में जब जोड़ रहे हैं, तो ये जो करेंसीज बन रही हैं, पेयर्स बन रहे हैं, इन सारे पेयर्स का नाम होता है माइनर पेयर्स। माइनर पेयर। अब अगर आप इन 8 की 8 करेंसीज को आपस में नहीं जोड़ रहा, आपने दुनिया की किसी और करेंसी के साथ जोड़ दिया, यानी आपने यहां से यूरो को उठाया, यूरो को टर्किश लेरा के साथ जोड़ दिया, या आपने इधर से पाउंड को उठाया, पाउंड को साउथ अफ्रीकन रैंड के साथ जोड़ दिया, या आपने एनजेडी को उठाया, हांगकांग डॉलर के साथ जोड़ दिया, या आपने जेपीवाई को उठाया और इंडियन रुपीज के आईएनआर जेपीवाई बना दिया, या आपने पीकेआर को कैनेडियन डॉलर को उठाया और पीकेआर के साथ जोड़ दिया। अब ये जो सारी करेंसी, यहाँ आपने यूएस डॉलर को उठाया और इसको दुनिया की किसी और करेंसी के साथ जोड़ दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इसको KWT कुवैत की करेंसी के साथ जोड़ दिया। तो अब ये जो पेयर्स बन रहे हैं जिसमें आपने इन 8 के अलावा इनमें 8 में से कोई एक पेयर लिया, एक करेंसी उठाई और दुनिया की किसी भी और करेंसी के साथ जोड़ दिया, तो ये जो पेयर बनेंगे इनको आप कहते हैं एक्सोटिक पेयर्स। ये बेसिकली होते हैं आपके पास एक्सोटिक पेयर्स। ठीक है जी। तो आपने इस टेबल को याद रखना है, इनको डॉलर के साथ जोड़ेंगे तो मेजर बन जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो सारे माइनर पेयर बन जाएंगे, इन करेंसीज को आपस में के बजाय दुनिया की किसी भी करेंसी के साथ जोड़ देंगे तो एक्सोटिक पेयर बन जाएंगे। अब आपने ट्रेड किन पेयर्स को करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ मेजर और माइनर को ट्रेड करना है, कभी भी एक्सोटिक पेयर को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँ। ठीक है जी। अच्छा, अब करेंसी पेयर्स के बाद आपको जब पता चल गई बात करेंसी पेयर्स की, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनको, इनकी प्राइस को कैलकुलेट करना आना चाहिए, यानी पिप्स को आपको पता होना चाहिए। पिप किसे कहते हैं बेसिकली, पिप का मतलब है प्रॉफिट इन पॉइंट, या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, या परसेंटेज इन पॉइंट, इन पॉइंट। ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं पिप को। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पिप होता क्या है, पिप बेसिकली आपको आपने 3 तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वो पेयर्स जिसके साथ जेपीवाई नहीं आता, ऑल पेयर्स एक्सेप्ट जेपीवाई। इन पेयर्स के अलावा, जिस पेयर में जेपीवाई आ गया उसके अलावा, लेट्स से यूरो यूएसडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूरो यूएसडी या यूरो एनजेडी या कोई भी पेयर है, यूरो यूएसडी, इसकी प्राइस चल रही है लेट्स से 1.2514, ये प्राइस चल रही है। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है, यानी अशारिया है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट, उसकी लेफ्ट साइड पे यानी इस साइड पे फोर्थ डिजिट, 1 2 3 4, ये जो फोर्थ डिजिट है, चौथा हिस्सा है पॉइंट के बाद, फोर्थ डिजिट या फोर्थ डेसिमल पॉइंट, ये एक्चुअली में होता है 1 पे। यानी अगर 1.2514 से प्राइस यूरो यूएसडी की चले जाए,
1.2516 पे। तो आपका जो फोर्थ डिजिट है उसमें कितने का इजाफा हुआ? 2 का इजाफा हुआ, तो आप कहेंगे कि 2 पिप प्राइस बढ़ गई। अगर ये प्राइस 26 से 1.2511 पे चले जाए, तो फोर्थ डिजिट 2511, तो फोर्थ डिजिट में कितने का कमी आई? 5 हिस्सों की, तो आप कहेंगे कि -5 पिप हो गया प्राइस। तो जो पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट होता है ये आपका 1 पिप कहलाता है। जो जेपीवाई के पेयर्स हैं, जापानीज येन के पेयर्स हैं, उनमें क्या करना है अपने तरीका का, यानी जो जेपीवाई पेयर्स हैं उनमें ये होगा पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट। यानी लेट से यूएसडी जेपीवाई है, उसकी प्राइस चल रही है 1.125.456, ये प्राइस इसकी चल रही है। तो जो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है, यानी ये पॉइंट है, ये सेकंड डिजिट है, ये आपका 1 पिप है। यानी अगर प्राइस 1.125.48 हो गई, 486 हो गई, तो पॉइंट के बाद ये जो सेकंड डिजिट है, इधर सेकंड डिजिट, इनमें कितने का इजाफा हुआ? 3 का, तो आप कहेंगे कि प्राइस +3 पिप मूव की है। अगर 486 से प्राइस इसकी चले जाए 125.416, तो आप कहेंगे कि सेकंड डिजिट में कितने का, 7 की कमी आई, तो -7 पिप, यानी प्राइस 7 पिप नीचे आ चुकी है। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए सारे पेयर्स जिनमें जेपीवाई नहीं है। जिनमें जेपीवाई आ गया उसका ये तरीका कार है। उसके बाद आ जाता है गोल्ड, XAUUSD, यहाँ इसको वहां पे गोल्ड कहते हैं। गोल्ड के अंदर क्या है कि आपने याद रखना है कि जो आपका 10 सेंट है, यानी $0.10 या 10 सेंट जिसको कहते हैं, ये बराबर है आपके पास, 10 सेंट बराबर होगा 1 पिप के, और $1 बराबर होगा 10 पिप के, और $10 बराबर होंगे, $10 बराबर होंगे 100 पिप के, 100 पिप्स। यानी अगर लेट से गोल्ड की प्राइस है 3320, ये 3320 से प्राइस चले जाती है 3322 पे, तो $2 बढ़ गए। तो $1 बराबर है 10 पिप के, तो आप कहेंगे कि ये 20 पिप एक्स्ट्रा, 20 पिप चले गए, 20 पिप प्राइस बढ़ गई। अगर ये 3322.5 थी प्राइस, और 3322.8 हो गई, तो इसमें 30 सेंट का इजाफा हुआ ना पॉइंट के बाद। 0.1 1 पिप है, तो आप कहेंगे कि ये 3 पिप है, 3 पिप बढ़ गया प्राइस। तो यानी 10 सेंट या 0.1, ये बराबर होगा 1 पिप के। और $1 की अगर कीमत बढ़ गई तो वो 10 पिप है, $5 बढ़ गए तो 50 पिप, $10 बढ़ गए तो 10 पिप, और 100 पिप बन जाएंगे। अब इसको आपने ट्रेडिंग व्यू पे कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत आसान है। लेट से मैं गोल्ड ओपन करता हूँ, तो मैंने गोल्ड ओपन किया, ये गोल्ड आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, ये स्केल, ये जो राइट है ना, यहाँ पे स्केल, आप चाहते हैं मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं कितनी प्राइस मूवमेंट की है। एक तरीका कार तो ये है ना कि आप सिंपल यहाँ पे देखें क्या प्राइस है, यहाँ पे एक लाइन लगा, यहाँ पे आ रही है कीमत लेट से 3310, और यहाँ पे कीमत आ रही है लेट से ये है 3330। तो 3310 और 3330 में कितने डॉलर का फर्क आ गया? ये आपके पास बन गया $20 का फर्क, यानी 3310 और 3330, ये बन गए $20 का फर्क। तो ये बन गए 200 पिप, क्योंकि $1 10 पिप है, तो $20 बन गए 200 पिप। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कर क्या है, मैनुअल कैलकुलेट करने के बजाय आप ये स्केल लें, यहाँ पे रखें, क्लिक करके ऊपर तक ले जाओ। ये अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये 2130.5, इसमें आपने ये जो पॉइंट के बाद ना ये वाला डिजिट खत्म कर देना, इनको पढ़ लेना, यानी 213 पे, ये 213 पे। मैंने पॉइंट वाले नहीं कंसिडर किए थे, कहते हुए मैंने पूरा डॉलर के हिसाब से बताया। तो आपने क्या करना है, आखिरी इशारिये से पहले वाले एक डिजिट को खत्म कर देना है, ये पेपर आ जाएंगे गोल्ड के अंदर। और बाकी पेयर्स में जैसे लेट से यूरो यूएसडी है, उसमें कैसे करेंगे? उसमें भी आप यहाँ से ये स्केल उठाया,
स्केल उठा के इसको यहाँ पे ले गए। अब ये आपको बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें आपने जो गोल्ड के अलावा पेयर्स है ना, उसमें आपने अशारिये के बाद वाला बस स्किप करना है। ये 38.2 है, तो आपने 38 काउंट करना है, या 38 पिप्स। ठीक है, ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ तक ये 63 पिप है, नीचे आई प्राइस से। यहाँ से यहाँ तक ये 47 पिप नीचे आई है। ठीक है जी। तो ये आपके पास पिप की कैलकुलेशन। प्राइस वाइज आपने मैनुअली कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे प्राइस देखें कितनी है, यहाँ पे देखें और उसको माइनस करके आपके पास पिप्स आ जाएंगे। सिंपल तरीका करना है तो ये स्केल से यहाँ पे करें, तो ये आपको बता देगा 39 पिप है, 38 पिप है, जितने पे। ये पिप को कैलकुलेट करना। अच्छा, अब पिप कैलकुलेट करने के बाद बात आ जाती है एक मजीद, और वो इंपॉर्टेंट बात है। वो सिंपल सी बात है, वो क्या है कि बिड एंड आस्क प्राइस। बिड एंड आस्क प्राइस, बिड एंड आस्क बेसिकली क्या होती हैं कि लेट्स से कोई चीज है, लेट्स से आप एक शॉप पे जाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप एक शॉप पे गए हैं, कोई चीज आपने वहां से खरीदी है, लेट्स से मोबाइल ही खरीदा है, कोई और चीज खरीदी है। जितने की आपने खरीदी है, अगले दिन आप वही चीज उसी दुकानदार को बेचने जाते हैं। क्या वो आपसे सेम प्राइस पे खरीदेगा, या महंगी खरीदेगा, या आपसे चीपर रेट पे खरीदेगा? ये आपसे क्वेश्चन है, आप उसका अगर मुझे आंसर करें कि अगर आप दुकान से कोई चीज बाय करते हैं और उसी को थोड़ी देर बाद बेचने जाते हैं, तो क्या वो सेम रेट पे लेगा, एक्सपेंसिव रेट पे लेगा, या चीपर रेट पे आपसे लेगा? चीज को आपने कुछ नहीं किया, लेस प्राइस पे, राइट, चीपर रेट पे। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है ना। अगर वो उतने की चीज खरीदे और उतने की बेची जाए, तो वो क्या मुनाफा कमाए, राइट। तो इस मार्केट, हर मार्केट की तरह इस मार्केट में भी यही चीज है कि अगर आपने कोई चीज बाय करनी है तो वो आपको हमेशा उस प्राइस पे मिलेगी जो अगला बंदा डिमांड कर रहा है, अगला बंदा मांग रहा है। अगर आपने बाय करनी है तो अगले बंदे की जो डिमांड है वो हमेशा ज्यादा होगी, डिमांड जो कर रहा है, या वो जो पैसे मांग रहा है, यानी आस्क कर रहा है। ठीक है। अगर कोई आपने कोई चीज बेचनी होगी, तो आप देखेंगे कि अगला बंदा कितने रेट लगा रहा है ना, कितने की बिड कर रहा है, आपको कितना रेट लगा रहा है। तो अगर जब कोई आपने कोई चीज बेचनी होती है, तो आप देखते हो कि अगला बंदा कितना रेट लगा रहा है, बिड कितनी कर रहा है। और अगर आपने कोई चीज खरीदनी हो, तो आप देखते हैं कि अगला बंदा डिमांड कितनी कर रहा है, उसकी आस्क कितनी है। तो हमेशा जो आस्क होती है, यानी कोई चीज आपने खरीदनी है, तो वो आपको आस्क ज्यादा होगी हमेशा, और वही चीज आपने जब बेचनी है तो आपको सस्ती बेचनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं बिड एंड आस्क प्राइस। तो कोई चीज खरीदनी है तो आस्क प्राइस पे मिलेगी, महंगी प्राइस पे मिलेगी। कोई चीज आपने बेचनी है, सेल करनी है, तो वो आपको देखेंगे कि अगला बंदा कितने लगा रहा है रेट, वो आपके बिड प्राइस होगी। सो हमेशा आस्क इज गोइंग टू बी बिगर देन बिड प्राइस। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। लेट मी ओपन। अच्छा जी, इधर आ जाए MT4 पे। ये हमारे पास MT4 आ गया। ठीक है जी, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेयर ओपन करता हूँ। लेट्स से ये मैंने एक पेयर ओपन किया, और इसको मैं ओपन करता हूँ 1 मिनट पर। अच्छा जी। अब
आपको दो चीजें नजर आई हैं। अब इस पे मैं एक दफा इस पे तैरने लगेगी, ये अगर लगता है। ठीक। अच्छा, अब ये देखिएगा, इसका नजर एक सेकंड यूज करके। अच्छा, अब ये मैंने एक पेयर ओपन किया है। इस पेयर पे आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं। एक आपको ये ये कीमत नजर आ रही है जहां पे कैंडल खड़ी है इस वक्त, ये प्राइस नजर आ रही है। एक प्राइस आपको नजर आ रही है, ये रेड लाइन, ये जो ऊपर है, यहाँ दो प्राइसेस। ये जो प्राइस आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये बेसिकली है बिड प्राइस। यानी ये आपको रेट लगाया जा रहा है। अगर आपने कोई चीज बेचनी है तो वो आप इस रेट पे बेचेंगे। और ये जो रेड लाइन है, ये बेसिकली आ रही है आस्क प्राइस। अगर यही चीज आपने खरीदनी है तो ये आपको इस रेट पे मिलेगी, और यही चीज आपने बेचनी है तो आपको इस रेट पे मिलेगी। देखिए आस्क कितनी ज्यादा है। मैं यहाँ पे, अब आप देखिएगा कैंडल यहाँ पे खड़ी है, इस जगह पे ये कैंडल खड़ी है। मैं यहाँ पे बाय लगाता हूँ, लेकिन मेरा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ जाके, ये देखें यहाँ। कैंडल अभी नहीं वहां पे पहुंची, लेकिन मेरा यहाँ पे ट्रेड बाय की लगी। ये सारा मेरा लॉस है इतना, क्योंकि मुझे जब खरीदनी है कोई चीज तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये रेट है, इस रेट पे आपको मिलेगी, महंगी मिलेगी। बाय करना है तो महंगा आपको मिलेगा। अब लेकिन मैं यही चीज यहाँ पर ही मैं बेचूं, अगर ये मैंने बेचा तो ये देखें उसी जगह पे लगी है जहां पे इस वक्त प्राइस खड़ी है। यानी अगर मैंने कोई चीज बेचनी है तो वो मुझे सस्ती बेचनी पड़ रही है। अगर मैं वही चीज खरीद रहा हूँ सेम टाइम पे, वो मुझे महंगा खरीदना पड़ा है। ये जो दोनों में फर्क आ रहा है ना इतना, इसको हम कहते हैं स्प्रेड। अब स्प्रेड जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें नुकसान होगा। यानी कैंडल यहाँ पे स्प्रेड इतना ज्यादा मैं बाय करूंगा, वो ऊपर जाके लगेगी। यानी इतने सारे पिप्स का फर्क है बीच। तो अब ये स्प्रेड किन पेयर्स का ज्यादा होता है, ये हमेशा एक्सोटिक पेयर्स का ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये जो थर्ड कॉलम होता है ना, अगर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे स्प्रेड का ऑप्शन होता है। आप स्प्रेड पे क्लिक करेंगे ना ऐसे, तो आपके पास स्प्रेड सामने आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जीबीपी यूएसडी जीरो स्प्रेड आ रहा है। ये वन आ रहा है। वन का मतलब है एक पिप का 10वां हिस्सा, एक पिप से भी कम। गोल्ड के ऊपर एक पिप से कम है, बीटीसी पे ज्यादा है, यूरो यूएसडी पे बहुत कम स्प्रेड है। यानी जितने भी मेजर और माइनर पेयर्स है ना, यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रेड बहुत कम है उनके। लेकिन जो एग्जोटिक पेयर है, जैसे कि आपके पास यूडीएसजीडी है, या आपके पास यहाँ पे आ जाए यूरो पीएलएन है, या यूरो एनओ के है, जैसे मैंने ये लगाया, इनके स्प्रेड्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं आगे आपको कह रहा था कि आप मेजर और माइनर पे हमेशा ट्रेड करेंगे, कभी भी आप एक्सोटिक पेयर्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब आपको पेयर्स की समझ आ गई, पिप की समझ आ गई, स्प्रेड की समझ आ गई, क्या होते हैं सेशंस की समझ आ गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा अब आपको बेसिक चीजें बताता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में। यानी बेसिक चीजें ही हैं, क्योंकि हम श्योर कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 2-3 महीने से भी, तो आपको बेसिक प्लेटफॉर्म चलाना तो MT4 MT5 आता होगा। अब MT4 MT5 दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, आपको जो बेहतर लगता है। ठीक है, MT4 भी बिल्कुल ठीक है, MT5 भी ठीक है। डजेंट मैटर, आप जो मर्जी यूज करें, दोनों ही बेहतर है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये मार्केट वॉच आ जाता है। यहाँ पे ना आपके पास सारे पेयर्स आ जाएंगे। अगर आपके पास सारे नहीं ना शो हो रहे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है शो ऑल का। आप क्लिक करेंगे, सारे पेयर्स जो जो आपके ब्रोकर में हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। सिंपली सारे पेयर्स आ जाएंगे मार्केट वॉच में। आप किसी भी पेयर पर क्लिक करेंगे, चार्ट विंडो ओपन करेंगे, तो ये आपके पास इस तरीके से एक चार्ट विंडो ओपन हो जाएगी, चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब आप इस चार्ट विंडो पे प्रॉपर्टीज में जाएं, और प्रॉपर्टीज में जाके आप अपने कलर स्कीम चूज कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पे 3 कलर स्कीम ऑलरेडी है, यानी ब्लैक ऑन वाइट पहले से दी हुई होती है। उसके बाद आपके पास ये ग्रीन ऑन ब्लैक पहले से दी हुई होती है। यहाँ पे आपके पास येलो ऑन ब्लैक पहले से दी हुई होती है। तो आप कोई भी इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं
बुलिश कैंडल को मैं ग्रीन करना चाहूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करके बुल को बार आपको ग्रीन कर दें, बार डाउन को रेड कर दें, बुल कैंडल को ग्रीन कर दें। ठीक है, ये ग्रीन कर दें, और बेयर कैंडल को रेड कर दें। तो अब ये आपके पास आपकी मर्जी के कलर स्कीम आ जाएगी, जैसी आपको पसंद है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको कलर स्कीम पसंद आ जाए, जो भी आपने सिलेक्ट करनी बना ले। अब राइट क्लिक करें, टेम्पलेट पे जाएं और इसको राइट क्लिक करके सेव टेम्पलेट कर लें, और इसका नाम आप रख दें डिफॉल्ट, FAULT, डिफॉल्ट। और जब आप डिफॉल्ट रख देंगे तो इससे क्या होगा कि आप जब भी मार्केट वॉच पे जाके नया चार्ट ओपन करेंगे, चार्ट विंडो, तो वो उसी कलर स्कीम में ओपन होगी जो आपने सिलेक्ट की थी। तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल कलर स्कीम चूज करना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं ये टाइम फ्रेम, आप इनको उठा के मूव कर सकते हैं ऐसे, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यूजली ये यहाँ पे पड़े होते हैं, ये कुछ इस तरह इधर होते हैं। देखिए, आपको टाइम फ्रेम्स चाहिए, आप कोई नहीं चाहिए तो आप इसको कस्टमाइज पे जाके वो रिमूव कर सकते हैं। लेट से आप चाहते हैं कि मुझे मंथली का टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, राइट क्लिक इस पे क्लिक करें और ये रिमूव कर दें, वो खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं ये मेरे साइड पे आ जाए तो आप इसको खींच के ये साइड पे रख देंगे, तो ये आप टाइम फ्रेम साइड पे आ जाएंगे। ये आपके पास होती है बेसिकली आपके ड्राइंग टूल्स होते हैं, ये वाले। ये इसको भी अगर मैं अ, खींचूं, ये आ गए। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, कस्टमाइज में बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। जो जो आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करें। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल यूजुअली नहीं होती, आप जाके रेक्टेंगल पे क्लिक करें, इंसर्ट कर लें से। आप चाहते हैं कि मुझे टेक्स्ट भी यहाँ पे क्लिक करके उसे इंसर्ट कर लें। ठीक है जी, आप चाहते हैं मुझे लेट्स से कि गेन लाइन आ गए, इंसर्ट कर लें क्लिक करके, वो आ जाएगा। फिर आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं जिधर भी आप चाहें। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे अब रेक्टेंगल आपने कहीं पे जोन लगाना है, यहाँ पे अपने एक जोन लगाना है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल क्लिक करेंगे, इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। बेसिक चीज है मैं जिस बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म, कुछ इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं टेम्पलेट अपनी बना के। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये नेविगेटर होता है यहाँ पे। इस नेविगेटर में आपने कोई अकाउंट अगर लॉगिन करना है अपने ब्रोकर का, किसी भी ब्रोकर का, आप राइट क्लिक करें यहाँ पे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। तो इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी, आप इसमें अपनी लॉगिन डालें, पासवर्ड डालें, सर्वर डालें, लॉगिन कर लें, तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा सिंपली। ठीक है जी। फिर ये आ जाता है इंडिकेटर्स का टैब, इसमें सारे आपके इंडिकेटर्स आ जाएंगे। हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे तो ये इतना यूजफुल नहीं है। फिर आ जाता है एक्सपर्ट एडवाइजर, कोई आपने रोबोट लगाना हो, हम कोई यूज नहीं करेंगे रोबोट तो इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाती है, आपने कोई स्क्रिप्ट बनानी है। अभी अब ये कैसे बनानी है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे ना, ये आपके पास टूल्स पे, टूल्स पे जाएंगे, मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर के नाम से ये एक चीज होती है, आप इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास सामने आ जाएगी। ये ये वाली, ये विंडो आपके पास सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जाएंगे, इस तरह की एक विंडो सामने आ जाएगी आपके पास ये। ठीक है जी, यहाँ पे जाके आपने स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, इसका कोई नाम कर लें, जैसे हम कह लें क्लोजिंग ऑर्डर्स, ये मैंने कर ली। इसको फिनिश कर लें। अब आपने इसको नहीं छेड़ना। अब आपको मैं बड़ा एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने जाना है चैट जीपीटी वगैरह पे जाए, हम श्योर आपको यूज करना आता होगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये चैट जीपीटी आपके पास मैंने ओपन किया है ये। आप इसको कहें कि राइट अ स्क्रिप्ट, ये देखिएगा जरा, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर एम्प्टी फॉर दैट विल क्लोज ऑल ओपन ट्रेड्स ऑन गिवन चार्ट। ठीक है जी। ये मैंने से कहा कि एक ऐसी स्क्रिप्ट बना दो मेरे लिए, जो जैसे मैं जिसको चलाऊं तो मेरी ट्रेड जो ओपन है इस चार्ट पे सारी क्लोज हो जाए। अभी ऑटोमेटिकली खुद ही एक हमारे पास ना एक कोड लिख देगा। अब एक दफे लिख दे,
आप कोई भी काम करवा सकते हो, आप जो कोई भी आप काम करवाना है, ओपन ट्रेड करवानी है, जोन बनाना है, या आप चाहते हो कि जैसे मैं स्क्रिप्ट चलाऊं, मेरे सारे चार्ट्स जो हैं वो क्लीन हो जाए जितने भी लगे हुए हैं, या कुछ भी आप करवाना चाहते हैं। अब मैं इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करूंगा, वो जो मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर ओपन हुआ था, वो जो स्क्रिप्ट हमने एक फाइल बनाई थी ये वाली, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे। ये मैंने पेस्ट कर दी और ये कंपाइल पे क्लिक करूंगा। ये ये यहाँ पे आ जाएगा जीरो एरर, यानी स्क्रिप्ट बन चुकी है। अब मैं वापस अपने MT4 पे जाऊंगा, जो मेटा ट्रेडर 4 था। ये स्क्रिप्ट जो है इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कहीं ये आ गया क्लोजिंग ऑर्डर, सॉरी। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर ना लगाता हूँ बाय के 2-3 ऑर्डर्स, और ये सेल के। अब ये बाय सेल के ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब मैं क्या करूंगा, ये स्क्रिप्ट को यहाँ से उठाऊंगा, इसको मैं जाके चार्ट्स पे इस तरह से ओके कर दूंगा। अब जब देख रहे हैं, इसने ऑटोमेटिकली मेरे सारे ऑर्डर्स क्लोज कर दिए। दोबारा करते हैं, ये देखें, बाय 2-3 है और 2-3 सेल के हैं ये ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे जाके क्लोजिंग ऑर्डर जो स्क्रिप्ट बनवाई थी हमने, उसको यहाँ पे जाएं, ओके करें, ये सारी ट्रेड्स खुद ब खुद क्लोज कर जाए। आप कोई भी काम अपने करवा सकते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट पे जाके आप अपनी मर्जी से बना लें तो ये स्क्रिप्ट आपकी बन जाएगी। तो ये एक बड़ा यूजफुल टूल है, अगर आप यूज करना चाहें कोई भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास, लेट से आपने एनालिसिस एक किया है, यहाँ पे अपने अपने जोन बनाए, ट्रेंड लाइन ने लगाई, जो कुछ भी आपने काम किया, आपने अपना पूरा एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ, फिर लगाया हुआ, सब कुछ किया हुआ, तो ये चार्ट आपसे डिलीट हो गया। तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे ना, ये ओपन डिलीटेड में जाएंगे, क्लिक करेंगे, वो सारा सब कुछ एनालिसिस आपको वापस आ जाएगा। ये भी एक टूल है। उसके बाद आपके पास ये पिक्चर वगैरह लेने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, लॉगिन करने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद लैंग्वेजेस का व्यू में ऑप्शन है, कोई भी लैंग्वेज में आप MT4 कर लें। टूल बार, मार्केट वॉच वगैरह, ये सारी चीज़ें इधर हैं। इंडिकेटर्स वगैरह हैं, ये तो हम यूज़ नहीं करते। और ये बाकी इसके टूल्स हैं। बाकी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, ये इसको दबाएंगे तो कैंडल आ जाएंगी, इससे लाइन चार्ट आ जाएगा, बार चार्ट आ जाएगा। बेसिक बेसिक तो चीज़ है। ठीक है जी। तो बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ आप MT4 की पूछना चाहें जो आपको नहीं पता, तो आप पूछ सकते हैं कि MT4 में ये फंक्शन का बता दें। हाँ, बाकी यू कैन प्ले अराउंड विद दिस MT4। तो ये हमारा ओवरऑल आप कह लो कि एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था आज, जिसमें हमने जो है सबसे पहले मार्केट के बारे में देखा, मार्केट कौन है, फिर चला कौन रहा है इस मार्केट को, और ये सारी चीजें मतलब। एंड देन फिर हम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि इस मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, सेशंस कौन से हैं। फिर हमने बात की पेयर्स कौन से होते हैं, मेजर माइनर कौन से हैं, पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा बिड एंड आस्क प्राइसेस क्या हैं। फिर MT4 के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखी हैं, स्क्रिप्ट बनाना सीखी है, और ये सारी चीजें। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट आज जो चीजें हमने पढ़ी हैं, कोई बात समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर, MT4 पे। एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी ने पूछनी हो आज के मुतालिक? आज हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़े हैं, कोई इतना ज्यादा डिटेल्स में बातें नहीं की। रिकॉर्डिंग आपकी वीडियोस की ग्रुप में आ जाएगी थोड़ी देर तक। MT5 भी सेम है। जेपीवाई पेयर्स के बारे में पिप, जेपीवाई पेयर्स में पिप ये है कि पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट आता है। यानी जैसे मैं यहाँ पे USD JPY ओपन करूँ, अगर USD JPY, ठीक है जी, इसको मैं अगर यहाँ पे जूम करूँ, अब ये देखिए, यहाँ पे प्राइस चल रही है 144.46। ठीक है, यहाँ पे प्राइस चल रही है 144.42। तो सेकंड डिजिट यानी 46 और 42 में कितने हैं, 4 पिप्स का फर्क है, तो ये 4 पिप नीचे आया।
ठीक है जी। सर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कैसे सेटअप करना है ये सारा कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दे आपने। सजाद साहब पता क्या करना है, किसी भी ब्रोकर के ऊपर ना एक डेमो अकाउंट बनाना है सबसे पहले तो। यानी आप जाएं आईसी मार्केट पे, बेशक बना लें, आईसी मार्केट की वेबसाइट खोलें, डेमो अकाउंट ओपन करें। जैसे ही आप डेमो अकाउंट वहां पे वेबसाइट पे बना लेंगे ना, वो आपको आपकी ईमेल पे क्या भेजेंगे, लॉगिन भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे, सर्वर भेजेंगे। आपने क्या करना है, उनकी वेबसाइट के ऊपर ही मेटा ट्रेडर 4 का वो पड़ा होगा सॉफ्टवेयर, वो आपने डाउनलोड करना है, जस्ट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, इधर देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए, जस्ट एज ए एग्जांपल के तौर पर बता। आप इनकी वेबसाइट ओपन करें, ये जैसे ये मैं इनकी वेबसाइट ओपन की है, अब एक दफा लोड हो जाए। ये हो गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये देखिए, ट्राई अ फ्री डेमो। ट्राई फ्री डेमो के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से। तो ये आपको पूछेंगे आपके अपना डिटेल्स वगैरह दो। तो ये जो जो चीजें पूछी आपने वो देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर ही आपको एक मेटाडेटा 4 का वो मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर का मैं आपको आपके ग्रुप में भी वो सॉफ्टवेयर भेज देता हूँ। आपने बस अपने पैनल में इंस्टॉल करना है, ये देखें, ये डेमो अकाउंट का आ गया। आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, जो भी है, अपना फर्स्ट नेम, ईमेल, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेंड करें, सबमिट करेंगे, आपका वो ओपन हो जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके ईमेल पे डिटेल्स आए, आपने MT4 ये इंस्टॉल कर लेना। ये मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ इसका जो है ना सॉफ्टवेयर। आपने ये ओपन करना है, यहाँ पे ये नेविगेटर ओपन करके यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट्स का, राइट क्लिक करना है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट कर लेना है। वो जो आपको ईमेल पे चीजें आनी है वो इधर आपने पेस्ट करनी है, सर्वर डाल के लॉग इन कर लेना, ये आ जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कलर्स वगैरह फिर चेंज कर लें, ये जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट ओपन करके कलर्स वगैरह चेंज कर लें, ये टूल्स शूज बेसिक चीजें आप कर लें। मुबशिर साहब मैंने किया है, लेकिन मैं यूजली MT4 MT5 ही यूज करता हूँ। गोल्ड पिप्स का मैंने आपको आगे आपको बताया है कि आपके पास $1 बराबर है 10 पिप। जी, कमर्शियल बैंक्स का मैं बता देता हूँ अगेन, कि कमर्शियल बैंक्स ये होते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे एक क्लाइंट कहता है कि यार मैंने जापान में जापानीज करेंसी में पेमेंट करनी है $10 मिलियन की। तो वो क्या करेंगे, आपसे $10 मिलियन लेंगे, उसको बेचेंगे, जापानीज येन खरीदेंगे और वो पे कर देंगे आगे। तो इनकी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अपने लिए भी करते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं कमर्शियल बैंक। यार डेमो अकाउंट फिलहाल आप आईसी मार्केट पे बना लें, अभी आपने रियल पे किसी बंदे ने ट्रेडिंग नहीं करनी। ये जब तक हमारा कोर्स चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं होता, किसी बंदे ने भी डेमो रियल पे ट्रेडिंग नहीं करनी। क्या हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिससे 90% ट्रेड क्लोज हो जाए और रिमेनिंग? जी, ये भी बन जाएगा, बन जाएगा। करेक्टनेस इजी है इससे, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। तो ये having you which pairs most high liquidity USD is also pair JPY USD are the reciprocal difference between MT4 and MT5 same, then if same then why two version। देखिए, जो MT4 MT5 है ना, ये मेटा कोर्ट्स का MT4 पहले होता था, MT4 MT1 MT2 MT3 MT4, फिर आया, फिर MT5 आया। वो पुराने जो वर्जन है वो खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, वो बहुत बेसिक थे। MT4 अभी तक चल रहा है और उसके अगला वर्जन MT5 है। आप ये कह लो कि कुछ टूल्स वो नए ऐड कर देते हैं, MT5 में कुछ नए टूल्स ऐड किए हैं, लेकिन वो टूल्स है जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है एसेट ट्रेडिंग में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि MT4 भी आप यूज कर लें, 5 भी कर लें, डजेंट मैटर। एंड हाईली लिक्विड, ये जो मेजर माइनर्स है ये सारे हाईली लिक्विड पेयर हैं, इनमें आपको मसला नहीं होता। अब देखा था ना, मैं एक पेयर पे ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेड ही नहीं थी लग रही। वो कौन सा पेयर था, ये देखिए यहाँ पे कहीं था, आई गेस ये था।
हाँ, अब ये देखिए, मैं ये ट्रेड लगाता हूँ, लग नहीं रही। ये पता क्यों नहीं लग रही? मैं बाय करना चाह रहा हूँ, बाय लग नहीं रहा, क्योंकि कोई यहाँ पे बेचने वाला नहीं है इस वक्त मेरे पास इस कीमत पे। ये लिक्विडिटी नहीं है इधर। लेकिन आप किसी भी और पेयर पे जाएंगे, जैसे इस पे मैं बाय करता हूँ, उसी टाइम लग जाएगा। ये देखें, फौरन से सेल किया, उसी टाइम लग गया। ये लिक्विडिटी का इशू नहीं है। तो मेजर माइनर आप लें, ये सारे के सारे हाईली लिक्विड पेयर। यस, यूएसडी जेपीवाई, ये जेपीवाई यूएसडी, ये रेसिप्रोकल है। यानी बस प्राइसेस का फर्क है, बेस और कोड। नहीं नहीं, हलाल हराम का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये हर मार्केट में ही होता है हसन अस्कर साहब। आप कोई चीज खरीदने जाएं तो वो आपको महंगी मिलेगी, बेचने जाएं वो सस्ती बेचनी पड़ेगी। ऐसा कोई नहीं है। अगर हम करंट ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप करंट ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, आप ये देखें, यहाँ पे आप जाएंगे, ये टर्मिनल, ये जितनी भी आपने ट्रेडर लगाई है ना, यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप जो भी ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं उस पे सामने क्लोज का बटन है, आप क्लोज कर दें ऐसे। ये क्लोज हो जाएगी। प्रॉप फर्म्स के हवाले से मैं आपको ना डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, मुजफ्फर साहब। ये हम आगे थोड़ी चीजें अभी पढ़ लें, डिस्कशन कर लें अभी तो। अभी आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ लें। बहुत बेसिक है। थैंक यू लाइन में। गोल्ड पे निकल के लाइन में आज ऊपर, जो हमारा अच्छा चलेगा आज गोल्ड। आज इसका हमारा यही व्यू था ना। इसने, आज हम बात वो कर रहे थे ना कि ये आएगा, ये 5061, वो जो आपको लर्निंग दी थी कि पहली वेव जब आती है। खैर, बाकी लोग जो कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, हम सारा कुछ ये पढ़ेंगे बड़ी तसल्ली से। अगर आज आप लोग वो स्ट्रीम पे थे, आप में से कोई, तो आपको पता होगा कि आज हम इसके बायर थे गोल्ड पे, वहां पे। तो गोल्ड बड़ा जबरदस्त गया, मैंने तो आज इसको बिल्कुल इस कोने से पकड़ा ही यहाँ। लेकिन ये सारी चीजें आपको भी आहिस्ता आहिस्ता सारी सीखेंगे आप सब भी। मैंने तो इसको यहाँ से बाय किया था, बिल्कुल यहाँ, ये 50% जैसे इसने टच किया ना इधर से। लेकिन ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे, अब बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ। ये वेव्स, शेयर्स, फिबोनाची, मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी, हर चीज पढ़ेंगे, लिक्विडिटीज, और आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा करंट सिचुएशन बड़ी आसान है यार, इसने असल में स्ट्रक्चर बस शिफ्ट किया हुआ था। रिवर्सल की वेव थी इसकी यहाँ से ना। ये ये मैं आपको फिर आगे चल के पढ़ाऊंगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, जब पढ़ाऊंगा तभी समझ आएगी। तो बस यहाँ से आज ये बाय था, और बस ये इसकी अभी वेव ये स्पाइक तक जा रही है, यहाँ तक। खैर, ये इसको छोड़ दे, अभी आपने बाय सेल भूल जाए, एक महीना भूल जाए, उसके बाद सारी उम्र बाय सेल ही करना। ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन जो आज के मुतालिक हमने पढ़ी है चीजें? जी जी, आएंगे आएंगे, सभी सभी कुछ आएंगे, मुजफ्फर साहब। समझ समझ आइए, आज जो चीजें पढ़ी हैं। कैसी रही आज की क्लास? पहली क्लास थी, बेसिक चीजें पढ़ी हैं, कुछ समझ आया, कोई पल्ले पड़ी है चीज? नहीं हसन साहब, नो। चलें, बेहतरीन है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी, आप सबकी। और बाकी एक क्लास हमारी बेसिक की और होगी, एक क्लास, उसके बाद बेसिक हम भूल जाएंगे। फिर हम आगे चल के फिर जो काम की चीजें हैं, जो मेन, ये मैंने इसलिए की है बेसिक की क्लास, क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं, उनको यही नहीं पता कि मार्केट को चला कौन रहा है। उनको यही नहीं पता पता होता कि बिड और आस्क क्या है, स्प्रेड क्या है, पिप क्या है। ये चीजें नहीं पता होती। ये मार्केट चल कैसे रही है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। ये इसलिए बेसिक जरूरी है, ये पता होंगी तो फिर आगे चल के चीजें जो है ना, आसान रहेंगी। खैर, एनीवेज, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, और अगली क्लास तक आप रिकॉर्डिंग देख के, और आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा।
एंड ब्रोकर का फिलहाल सजाद साहब अ, अभी फिलहाल छोड़े ब्रोकर को। अभी आप सिर्फ किसी भी ब्रोकर के साथ डेमो अकाउंट बना लें, रियल अकाउंट कोई नहीं बनाना। अगर है तो आपने छोड़ देनी। अच्छा, क्लासेस का देख लें कि आपकी ये क्लास मंडे को हुआ करेगी, उसके बाद ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को क्लास हुआ करेगी सेम टाइम पे 8 बजे ही। फिर थर्सडे को नहीं क्लास, फिर फ्राइडे को होगी 8 PM। ठीक है। अब ये जो बीच में टाइम्स हैं ये इसलिए हैं कि आगे चल के जब असाइनमेंट्स वगैरह मिलेगी आपको, ताकि आपको फिर असाइनमेंट बनाने का टाइम मिला जाए। ठीक है जी। तो ये ऐसे ही समझ लें कि अब ये ऐसे ही 1.5-2 घंटे की क्लास हुआ करेगी ओवरऑल। तो बाकी जो रिकॉर्डिंग मिल जाए करेगी। आज की क्लास का कोई क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में देख के आपको आए तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन से किसी ने भी नहीं घबराना। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। तो आप सबने कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आज तो खैर इतना वो नहीं था क्वेश्चन वाला टॉपिक, बेसिक चीजें थी। तो अब आगे चल के जब हम टेक्निकल पढ़ेंगे ना, तब आपने क्वेश्चन लिख ही जाने हैं बस। ये क्यों था, ऐसे क्यों था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, अगर ये हो जाए तो क्या करना है, ये हो जाए तो क्या करना है, वो लिखते रहना है साथ साथ। और क्वेश्चन मैंने कंजूसी करनी, और जितने क्वेश्चन पूछेंगे आप खुद देखेंगे कि उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। Until then, take care of yourself and have a good night.